ठीक है। आइए, सीए फाउंडेशन में, सीए फाउंडेशन में यू हैव 4 पेपर्स, राइट। सीए फाउंडेशन में कितने पेपर्स है आपके पास में? 4 पेपर है। ठीक है, 4 पेपर में से पेपर नंबर 1 जो है वो को पता होगा। ठीक है, मेजरली ऑन अकाउंटिंग है आपका। ठीक है, जो भी आप लोग ने क्लास 11 और 12th में अकाउंटेंसी पढ़ा है, कपल्ड विद अ फ्यू चैप्टर्स, और अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो थोड़े और टफ सम्स, बट यही है अकाउंटेंसी के पेपर में, जो कि 100 मार्क्स का। क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर है तो इस वजह से थोड़ा सा वेटेज ज्यादा रखता है, बट आउट ऑफ द 4 पेपर्स में बोल सकता हूँ कि अकाउंटेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग पेपर्स। मतलब जितना मार्क्स इस पेपर में जनरली सबका आता है, बिकॉज एक फोरग्राउंड एक बैकग्राउंड है, ठीक है ना, इन अकाउंटेंसी, तो इसमें अच्छा मार्क्स आपका आता है। मैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है उसको ब्रेक करूंगा, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एक क्लास 11 12th का पेपर तो है नहीं, अपन एक प्रोफेशनल कोर्स में आ गया है। और प्रोफेशनल कोर्स में अपने को समझना पड़ेगा कि अपने को स्मार्ट होना पड़ेगा। खाली इमोशनल होने से काम नहीं हो कि अपन इसमें भी पढ़ेंगे, इसमें भी पढ़ा है, इसमें अच्छे से करेंगे, इससे मतलब नहीं है अपने को। ठीक है, अपने को क्या करना है, एकदम मस्त सॉलिड होना है। ठीक है, पेपर नंबर 2 जो है, पेपर नंबर 2 आपके लिए बिल्कुल नया होगा। पेपर नंबर 2 जो है वो कंप्लीटली आपके लिए नया पेपर है। ठीक है, क्योंकि पेपर नंबर 2 में जो है वो क्या है आपका, बिजनेस लॉज है, एंड साथ में एक टॉपिक है बीसीआर बोल के। ठीक है, मतलब आपने लेटर राइटिंग वगैरह देखा होगा। अब बिजनेस लॉज तो अपने आप में एक नया ही सब्जेक्ट है। ठीक है, ये अपने आप में एक नया ही सब्जेक्ट है, तो इसके बारे में तो अपन आराम से लेट लेट के बात करेंगे। बट जो बीसीआर है वो हल्का हल्का फेमिलियर है। ठीक है, हल्का हल्का फेमिलियर इसलिए है क्योंकि अगर आपने लेटर राइटिंग वगैरह देखा है, ठीक है, अगर आपने लेटर राइटिंग वगैरह देखा है, रिपोर्ट राइटिंग वगैरह देखा है, ठीक है, फिर सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह देखा है, तो ये सब बीसीआर में कवर्ड है। ठीक है, ये आपका है 60 मार्क्स का, ये आपका है 40 मार्क्स का। ठीक है, उसके अलावा पेपर नंबर 3 जो है, पेपर नंबर 3 इज अबाउट मैथमेटिक्स। ठीक है, बिजनेस मैथमेटिक्स, उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग प्लस स्टैटिस्टिक्स, ये 3 पेपर है। ठीक है, इसमें कितना मार्क्स है आपका? 100 मार्क्स। एक चीज बोलना भूल गया, ये आपका सब्जेक्टिव है, ये भी आपका सब्जेक्टिव है, ये आपका क्या है, एमसीक्यू बेस्ड है। एंड फाइनली पेपर नंबर 4 मैं बोलूंगा कि विच इज अगेन वेरी वेरी स्कोरिंग, क्या रहेगा आपका, बिजनेस इकोनॉमिक्स, और साथ में है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। ठीक है, बीसी के, अगर आपने बीएसटी पढ़ा था क्लास 11 12th में, तो उससे हल्का हल्का मैच करता है। इनफैक्ट एक चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट, तो वो चैप्टर तो आपको याद ही होगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट वाला पार्ट जो है वो डाला था। मतलब ये वाला चीज देखकर आप लोग एट होम फील करोगे ये सब पार्ट्स को देखकर। सी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको पास होना है, ठीक है, तो आपको मिनिमम कितना मार्क्स चाहिए? 200। ठीक है, आपको कितना मार्क्स चाहिए? 200। और 200 में भी आपको सभी सब्जेक्ट में कितना चाहिए आपको? 40 प्लस इन व्हाट? ईच सब्जेक्ट। ठीक है, 40 प्लस इन व्हाट? ईच सब्जेक्ट। मतलब मिनिमम आपको कितना चाहिए? 40 चाहिए, और टोटल मिला के कितना चाहिए आपको? 200। अगर आप लोग जो है 200 के लिए पढ़ाई करोगे, तो मैं बताता हूं आपको, यू विल बी फॉलिंग शॉर्ट ऑफ 200। ठीक है, क्योंकि 200 वाली प्रिपरेशन होना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जो गाइडिंग फोर्स है ना अपना, ये बड़ा स्मार्ट है। ठीक है, ये बड़ा स्मार्ट है। जो अपन सोचेगा कि ऐसे 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 होगा, वो बोलेगा कि ऐसे 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 ऑलरेडी स्टूडेंट्स लोग सोच चुका होगा, इस वजह से ऐसे ऐसे तो करना ही नहीं है अपने को। या फिर अपन बोलेगा कि मैं बोला कि आप लोग को ऐसे 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 करना है, तो वो पहले सोच रखा होगा, जिससे ये पढ़ेगा वो ऐसे 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 बोलेगा उसको, तो अपने को इस तरीके से नहीं करना है। आईसीआई को मैं बोलूंगा कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो। ठीक है, हमेशा व्हेन यू प्रिपेयरिंग फॉर सीए, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, और बढ़िया हो गया तो अच्छी बात है। ठीक है, अब कुछ कुछ चीजें हैं जो कि फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ फायदा है। 200 के लिए पढ़ाई करने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, अपने को पढ़ना किसके लिए है? 200 से तो मिनिमम बेयर मिनिमम है, और पढ़ना अपने को 300 के ऊपर के हिसाब से ही है। 300 प्लस जो है जिसका आता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा है, तो 280 290 में भी आ जाता है। ठीक है, यू विल गेट पास विद डिस्टिंक्शन। ठीक है, ये वाली आपको एम करना है कि 300 प्लस आपको लेकर आना है। ठीक है, और इसमें रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, लॉजिकल तरीके से बताता हूं आपको कैसे करना है आपको। ठीक है, अब क्योंकि आप लोग को ये चारों पेपर को प्रॉपरली पढ़ना है, चारों पेपर को समझ समझ के पढ़ना है, तो पहले इन पेपर को समझ लो। अकाउंटेंसी में बोलूंगा कि अगर खुदा ना खास्ता, अब देखो चारों पेपर आपके लिए रेलेवेंट है।
आप ऐसे सोचोगे ना मेरा अकाउंट्स में एकदम बॉस है, ठीक है, मैथ्स मेरा एकदम तगड़ा है, इकोनॉमिक्स तो संभाल ही लेगा, लॉ में मैं कर लेगा, मोटा मोटी हो जाएगा, कभी कोई एक पेपर हल्का हल्का घूमता ही है हमेशा, कोई ना कोई पेपर। पिछला लास्ट अटेम्प्ट के अलावा पिछला उसके दो पे तीन अटेम्प्ट जो है आपका, उसमें मैथ्स का थोड़ा पंगा था पेपर में, ठीक है, पेपर थोड़ा टफ आ रहा था, थोड़ा टेक्निकल आ रहा था, कभी कभी 2 मार्क का या 1 मार्क का एमसीक्यू आ रहा है, बट उसमें एक्चुअली में 10 से 15 मिनट लग रहा है। तो सीए का जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, मेन चीज क्या है कि सब लोग कोर्स के बारे में आपको बता देगा, बट ये कोर्स को समझना जरूरी है, कि आपको सिर्फ ये चेक नहीं कर रहा है कि आप लोग कितना पढ़ के आए हो। 90% लोग को क्या होगा कि सीए में बहुत पढ़ाई करना है, बहुत पढ़ाई करना है, बहुत पढ़ाई करना है, बस यही है। आप लोग अगर पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, तो आप लोग सीए बन जाओगे। बट इंडिया में ऐसा कई लोग हैं जो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करता होगा, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम्स। क्यों? बिकॉज सीए इज नॉट टेलिंग यू कि आप सिर्फ पढ़ाई करो, पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, इमोशनल मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है, टाइम को बैलेंस कैसे करना है, क्लास को मैनेज कैसे करना है, क्लास के अलावा क्या करना है, उन सबको जो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्लानिंग है। अब भाई कोई एक सवाल है 2 मार्क का, 1 मार्क का, उसके लिए अगर आपको कोई शॉर्टकट आता है तो बढ़िया बात है, नहीं आता तो उसको कैसे स्किप करो आप, वो भी एक आर्ट है, कि वो स्किप करने को भी एक आर्ट बोलते हैं, कि अपन कैसे सोचे कि यार नहीं इसको किया ना तो मेरा 5 मार्क चला जाएगा, इसको बचाने को भी आर्ट है। तो एग्जाम देने से पहले एग्जाम को पहले समझ लेगा ना तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। कपल ऑफ की पॉइंटर्स जो आपको समझना है बिफोर यू गिव द एग्जाम्स, ठीक है। आपका जनरली जो मैंने देखा है, जो पैटर्न आज तक हुआ है, बट अपने लिए तो चारों पेपर बराबर है, बट सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो पेपर होता है, जिसमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आप लोग का होता है, जनरली पेपर नंबर 1 होता है आपका, ठीक है। मैं बोलूंगा पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 4 में बैलेंस रहता है, मतलब लोगों को प्राय इन दोनों पेपर से काफी प्यार रहता है, कि ये दोनों पेपर जो आराम से हो जाता है, ये अच्छे तरीके से है, इसमें कई सारे टेक्निक्स है। पेपर नंबर 2 अपने आप में अलग होता है, ये बड़ा सब्जेक्टिव चीज है, जिसको थोड़ा लैंग्वेज पसंद है, जिसको थोड़ा लगता है कि हाँ मेरे को मजा आ रहा है करने में, उसको पेपर नंबर 2 अच्छा लगता है। पेपर नंबर 2 बाय डिफॉल्ट हम पढ़ रहे हैं तो तुम लोगों को बाय डिफॉल्ट प्यार करना ही पड़ेगा उस सब्जेक्ट, ठीक है। पेपर नंबर 3 जो है बिजनेस मैथमेटिक्स वगैरह, अगर आपका मैथमेटिक्स का बेस हल्का हल्का है, तो मैं बोलूंगा कि आपको कोई भी ये बोलेगा कि मैथ्स नहीं है चलेगा, हाँ मैथ्स नहीं है चलेगा, आप कर सकते हो, बट जिसका बेस है मैथ्स का, उसको कहीं ना कहीं डेफिनेटली बेनिफिट मिलता है इस वाले पार्ट। उसका हल्का हल्का एक स्पीड एक्यूरेसी ज्यादा होता है, कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होता है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग दोनों का मैथ्स है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये तीन जो पेपर है, और पेपर नंबर 4 जो है वो इकोनॉमिक्स और बीसीके वाला पार्ट है। समझा कि एमसीक्यू वाला जो पार्ट है उसमें नेगेटिव भी है, उसमें कितना नेगेटिव है, 0.25 मार्क्स से क्या है आपका, नेगेटिव मार्क्स है। तो केयरफुल रहना पड़ेगा, कि जितना ये मस्त होता है ना कि 6 मार दे अपन हर बॉल में, इसमें 6 मारने से पेनल्टी लगने का भी चांस है। नो बॉल अगर पड़ गया आपका तो बहुत नुकसान हो जाएगा, आपका 0.25 नहीं जाएगा, कितना जाएगा, 1 मार्क का सवाल तो जाएगा ही, साथ में गलती हो गया इसलिए 0.25, और यहाँ पे तो कंसिडरेशन में कि स्टेप मार्क दे देगा, कुछ दे देगा आपको, गलत तो गलत, सही तो सही, ब्लैक एंड व्हाइट सिस्टम है। समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? समझो चीजों को, कि क्या क्या चीज आपको रेगुलरली करना है। आपके जब भी एग्जाम्स है, ठीक है, नवंबर में अज्यूम कर रहा हूँ कि नवंबर का स्पेसिफिक डेट्स तो आया नहीं है, तो नवंबर में जब भी एग्जाम है आपके, आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको मूल मंत्र चाहिए कि भाई साहब देखो, इमोशनल होना अलग बात है, अब प्रैक्टिकल होना लाइफ में आपको, ठीक है, समझना पड़ेगा कि यस बीसीके और बीसीआर, ये जो दोनों चैप्टर पार्ट है ना, ये दोनों पार्ट जो है, वैसे देखा जाए तो हल्का सा आप जितना बाकी चीज पढ़ोगे ना, उससे हल्का सा कम टोन डाउन दिखेगा तुमको, कि यार इसमें वो भैया वो किक नहीं मिल रहा है, इसमें ना वो मजा नहीं आ रहा है, मतलब ठीक है अच्छा लग रहा है, ठीक है कर रहा है, बिजनेस राइटिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ठीक है, बट इसमें ना इतना वो नहीं है, मतलब होता है कुछ किक नहीं है वाला बात। समझना पड़ेगा ये दोनों मिलाकर कितने मार्क्स के आ रहे हैं, इंडिविजुअली देखो तो कितना मार्क्स का है, 40, दोनों को क्यूमुलेट करते हो तो कितना मार्क्स का है, 80। मतलब मोटा मोटी तुम्हारा एक पूरा 100 मार्क का सब्जेक्ट, जिसमें तुम घिस घिस के अपने आप को, मतलब होता है ना पूरा हालत खराब कर देगा, तब जाके तुम्हारा 100 मार्क का पेपर रेडी होता है। मतलब कई महीनों का क्लास है जिसके बाद में तुम्हारा 100 मार्क का पेपर रेडी होगा। लॉ लेट लेट के पढ़ेगा तुम 60 मार्क्स के लिए, अकाउंट्स क्या ही होता है, मैथ्स में तो अपर में नार बोलते, लास्ट में जाके ऐसा हो जाएगा कि भैया अगर पूरा सिलेबस कर लिया ना तो अपने आप में ऐसा है कि सीए उसी टाइम में बन गया। तो ऐसा हालत है। और ये जो दो है, ये आप लोग अगर इज्जत से पढ़ो ना, इज्जत से बता रहा हूं मैं, ठीक है, 15 से 16 डेज के अंदर आपका पूरा कोर्स खत्म हो सकता है इस वाला पार्ट, अगर इज्जत से पढ़ो तो। आराम से बोल रहा हूँ, आराम से, ऐसा भी नहीं कि रेगुलर पूरे पूरे दिन पढ़ना, ना ना, 2 से 3 घंटा अगर आपने बीसीआर बीसीके को दे दिया, 16 से 17 डेज के अंदर करना, खत्म। और इनको बाय डिफॉल्ट आपको स्ट्रांग रखना है,
समझ में आया ना? सब मेरा तो इंग्लिश थोड़ा सा हिला हुआ है, उपाय नहीं है इससे। तो आपका ये स्ट्रांग ही है, क्योंकि ये तो आता ही नहीं है। इसको स्ट्रांग रखना है अगर आपको ओवरऑल मार्क्स चाहिए। समझ में आया क्या? इससे क्या होगा, सब्जेक्ट बैलेंस हो जाएगा। और हम लोग प्राय सब लोग वाइस वर्सा करता है, इसमें फोकस डालेगा। अरे सब्जेक्ट्स मेरा ही यही है, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको कि इसमें फोकस डालने का, क्योंकि ये 80 मार्क्स स्कोर करना कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा आसान है। अगर आपको शॉर्ट शॉर्ट एग्जाम्स निकालना है, एग्जाम को समझ लो कि एग्जाम्स को करना कैसे है। ठीक है, समझ में आया? तो ये दोनों पेपर अपने लिए वाइटल रहेगा। अपन लोग इस पेपर में एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेगा कि भैया दो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज कर ले बीसीके का, चलेगा। बीसीआर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर ले, चलेगा अपने को। कि इसमें से अपन नहीं निकल के भाई 60 लाख तो लेके आए। 60 अगर सोचे इस पेपर में आ गया आपका, 60 अगर इस पेपर में आ गया, और जनरली जो ट्रेंड रहा गया है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स और बीसीके वाला पोर्शन में अपना मेजोरिटी में 60+ आता है। ठीक है, अभी तक तो ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि सबका प्राइस 60+ आया है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, अगर हम लोग 60 इधर लेकर आ गए और मिनिमम से मिनिमम एकदम किस्मत ही खराब रहा, 25 मार्क आपका इधर आ गया बीसीआर में, 40 में से, चलेगा? क्योंकि अपन तो अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अपना कितना हो गया टोटल? 85 मार्क्स तो चल अपना आ गया। टोटल पास मार्क कितना अपना? 200। ठीक है, बचा कितना अपने पास में? 115 मार्क का बचा, डिवाइड बाय कितना सब्जेक्ट अपने पास मोटा मोटी यहाँ पे? अराउंड 3 सब्जेक्ट्स है, तो कितना चाहिए अपने को? अबे कैलसी अलाउड है, पता होगा कितना चाहिए। बड़ा मोटा मोटी अगर आप मगन लो एक बार के लिए कि अगर अपन 40 भी पकड़ ले एक बार के लिए, तो वो तो मिनिमम चाहिए ही बाय डिफॉल्ट। तो अपना मिनिमम इतना लगता है ना कि आराम से हो जाना चाहिए। समझ रहे बात को? तो दैट इज द मेजर थिंग, कि क्यों जरूरी है कि आपको ऐसे तरीके से प्लान करना है। बट यस, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट ऑल्सो, कि बाई चांस थोड़ा पेपर टेढ़ा आ गया तो अपने पास दूसरा जगह बैलेंस किया हुआ है कि अपना टेंशन है, बट मिनिमम से मिनिमम तो इतना आ ही जाएगा। अब मेरे को बताओ कि अब पास होना आसान लगता है नहीं लगता? तो इसके दिमाग में माथा में आ रहा है, भैया अगर इतना आसान है, इतना इजी है ही, तो इतना लोग का होता क्यों नहीं है? बिकॉज दे गो अनप्लान्ड, पहला चीज तो। अनप्लानिंग के बिना अगर पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा। और ये वर्ड आप लोग सीए के जर्नी में कंटिन्यूसली सुनोगे, प्लान एंड स्टडी, प्लान एंड स्टडी, प्लान एंड स्टडी। प्लानिंग नहीं किया ना तो खराब हो जाएगा, प्लानिंग नहीं किया तो अरे तुम लोग मुझे, अरे प्लानिंग है क्या? समझ में आया क्या? यू हैव टू बिकम, कि आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करना है उस वक्त में, कि हमको ऐसा लग रहा है कि ये वाला सब्जेक्ट, ये टॉपिक जो हमको ज्यादा मार्क्स दिला सकता है, तो आपको इसको भावना से बहना नहीं है आपको उसमें। आपको ये होना चाहिए कि देखो मेरे लिए चारों सब्जेक्ट बराबर है, हमको चारों को प्रिपेयर करना है अच्छे तरीके से। कुछ सब्जेक्ट में बाय डिफॉल्ट आपका एस होगा, बाय डिफॉल्ट होगा कि इस टॉपिक में मेरे को बहुत स्ट्रांग आता है। और कुछ टॉपिक्स में क्या होगा कि मेरा थोड़ा सा कच्चा है मामला, उनको उस तरीके से प्रिपेयर करना है आपको। जिनमें वीक है उनको स्ट्रांग करना है, जिनमें स्ट्रांग है उनको और स्ट्रांग करना है। समझ में आया आपको चीज? ठीक है, नंबर 2 चीज जो बहुत जरूरी है, अभी से गांठ मान लो आप लोग, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे शरीर खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, यू हैव टू रेगुलरली स्टडी समथिंग। वो क्या होगा? आपका प्लानिंग बनाएगा आपका, कि आप क्या प्लान कर रहे हो, किस तरीके से पढ़ रहे हो। वो क्लास आ रहे हो उसका मतलब नहीं कि आप पढ़ रहे हो। क्लास आना तो भाई डिफॉल्ट आना ही है भाई। उसके अलावा आप रेगुलरली पढ़ोगे चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपना ग्रिप नहीं छोड़ोगे। ठीक है, नंबर 3 थिंग जो है आपको बहुत जरूरी है, वो है रिवाइज। जो भी पढ़ लिया, क्या अभी एकदम समझेगा ना, ऐसा लगे क्या मस्त समझा रहे, मजा आ गया जिंदगी में, तो आनंद आ गया पूरे शरीर से। ठीक है, बट अगर रिवाइज नहीं किया तो लास्ट में ये बोलोगे कि भाई पढ़ तो लिया, समझ भी लिया, कोर्स खत्म भी हो गया, मगर याद कुछ नहीं है। ऐसे नहीं करना रिवाइज करने का। रिवाइज जब भी करोगे, जब भी आप पढ़ना शुरू करोगे, फर्स्ट थिंग जिसे आप पढ़ना शुरू कर रहे हो, उसके पहले वो रिवाइज कर लो जो कि आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। बस इतना ही सिंपल सा चीज करना है। ठीक है, रिवाइज। और जितना हो सके, जितना हो सके, देखो हर जन आपको स्मॉल कॉम्पैक्ट करके देगा। अगर आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल उठा के पढ़ोगे ना, ठीक है, माँ कसम आपको नींद आ जाएगा 15 दिन में। ठीक है, किताब लोग, अगर आपको लगता है कि रात को नींद का इशू है, किताब उठाओ, पढ़ना शुरू करो, सबका नींद का प्रॉब्लम खत्म। तो एवरीबडी विल समराइज द पार्ट्स, बट आपको अपने लेवल पे समराइज करना है, ताकि आप लोग को समझ पे आ सके कि आप लोग करना है। दिस इज फॉर द पीपल हु एक्चुअली जेन्युइनली वांट्स टू क्लियर। अगर आप सोचता है कि हम फाकीबाजी भी कर लेगा, सब कुछ कर लेगा और हम पढ़ाई भी कर लेगा, पॉसिबल नहीं है अभी के लिए। सी फाउंडेशन किसी तरीके से निकाल भी लोगे, टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसा भी नहीं कि नहीं निकालते हो। अगर थोड़ा टैलेंट है, थोड़ा 11 12 का ग्रिप है आपका, तो आप सीए फाउंडेशन तो निकाल लोगे, फिर आगे जाके अटकोगे। इसलिए पहले से वो रूल समझ लो जो कि सीए फाइनल में काम आएगा।
क्योंकि पढ़ाई तो आप सीए फाउंडेशन के लिए तो नहीं कर रहे हो ना, सीवी में तो लिखेगा भी नहीं, बायोडाटा में भी लिखा हुआ आएगा सीए फाउंडेशन पास, तो अच्छा नहीं लगेगा, शादी के लिए तो होगा नहीं पॉसिबल। तो बाई डिफॉल्ट आपको सीए चाहिए। ठीक है, तो समराइज करना जरूरी है, खुद से पहले से एडमिट हो जाओ कि मेरे को क्लियर करने का है। अभी जाते ही सबसे पहले ये करने का है कि सबसे पहले ये लिखने का। समझ में आया ना? और सीए फाउंडेशन में तुम्हारा क्या एम है उसको लिख दो यहाँ पे, जहां भी सबसे ज्यादा आपका विजुअल जाता है, अगर आपका टेबल चेयर है जहां पे आप बैठ के पढ़ते हो, जहां भी सबसे ज्यादा आग जाता है वहां लिख के रखो। ये अगर जब तक तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा लिखने का, तब तक तुम नहीं बन सकता। ये गारंटी मैं बता रहा हूँ। ये कॉन्फिडेंस लिख, अगर जब हाथ से एक बार लिख दिया ना, अभी तो मैंने लिखा है, पर जब एक बार कॉन्फिडेंस में हाथ से लिख दिया, तो फिर क्या है, दैट शोज कि नहीं आपके अंदर है। क्योंकि जब खुद लिखते हो, ठीक है, जब खुद लिखते हो तो एक अलग फील आता है। समझ में आया? जब खुद लिखता है ना, तो ऐसे तो नहीं लिख देगा सीए डिपेश बोल के, तुमको चाहिए एक वगैरह हाथ कांपेगा भी हल्का हल्का कि हम लिख रहे हैं, कमिटमेंट दे दिया है। और आजकल तो अपने आप को चैलेंज देने का एकदम आसान तरीका है, सिंपल कर दो, अपने ईगो में ले लो चीजों को, अपने आप तुम्हारा काम हो जाता है। सही बात है या नहीं? ईगो में ले लो, इसको इंस्टाग्राम में डाल दो, बाई डिफॉल्ट तुम सीए बन के लिख लेगा। समझ में आया या नहीं है? तो दिस आर सम सिंपल टेक्निक्स दैट यू हैव टू पुट इन, कि जब आए हो कोर्स में, जब पैसा लगा रहा है, टाइम इन्वेस्टमेंट करने को, ये कोर्स का बेस्ट चीज क्या है पता है कि आपको, ये कोर्स का बेस्ट चीज क्या है कि ना, इन्वेस्टमेंट बहुत कम है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल अमाउंट। आप जितना भी खर्चा करने वाले हो ना पूरा कोर्स में, एक्सेप्ट शायद एक दो कोर्स, एक दो टाइम आपका जब रुपया ज्यादा लगेगा वो अलग मुद्दा है, बट जो कोर्स को आप रुपया देने वाले हो ना सीए, ऊपर से अपना तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में तो और सस्ता भी है, राइट? नॉर्थ ईस्ट में और भी सस्ता है आपका। ठीक है, आना जाना मत करो, एक जगह बैठ जाओ। ठीक है, तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट में और सस्ता है, तो अपना जो है आर्टिकलशिप जितना अपन करता है, सब कुछ करता है, उसमें अपना पूरा का पूरा कोर्स का खर्चा रुपये निकल जाएगा, पूरा खर्चा निकल जाता है अपना बढ़िया से। तो इस तरीके से पूरा डिजाइन किया हुआ है कि कोर्स पे रुपए नहीं लगना, जो आपका कोचिंग वगैरह में एक्स्ट्रा लगता है वो लगता है। एंड बाय द टाइम यू हैव बिकम दैट, मतलब होता है ना, इतना मैच्योर आप हो जाते हो कि आपको ऐसा लगता है कि यार ये भी हम अपने आप ही उठा लेते हैं थोड़े देर। और इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी तगड़ा है। मतलब जो आप रिटर्न इन्वेस्टमेंट करते हो, आप मोटा मोटी समझ लो सब कुछ मिला के लाख रुपए का भी इन्वेस्टमेंट अगर कर दिया इस कोर्स पे, तो यू गेट अ डायरेक्ट पैकेज ऑफ 14 लाख अराउंड, 13-14 लाख का पैकेज मिल जाता है आप लोग को, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो तगड़ा ही है। बट एक इन्वेस्टमेंट जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल है इसमें, वो है टाइम, वो है उम्र। बूढ़ा होके सीए बनना है या जवानी में सीए बनना है, वो आपको समझना जरूरी है। ठीक है, जवानी में सीए बनोगे, पैसे ज्यादा कमाओगे, रेस्पेक्ट भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, और अपना लाइफ में एंजॉय कर पाओगे, कुछ कुछ ऑप्शंस रख पाओगे। बुढ़ापे में सीए बनोगे तब भी इज्जत बनेगा, कि क्या बात है यार, 8-10 अटेम्प्ट लगाया, 15 अटेम्प्ट लगाया, 12 अटेम्प्ट लगाया, बंदा सीए में अटिल रहा, लगा रहा। वो बस वो 15-20 मिनट के लिए अच्छा लगता है कि चलो वेरी गुड, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, इंस्टाग्राम पोस्ट दिखा, आप लोग मोटिवेट हुए, बस। बात समझ में आया? बट वो जो डिफिकल्ट होता है ना, बार बार एग्जाम देना, आप लोग क्या पहला अटेम्प्ट है, जब पहला पहला है अटेम्प्ट, तो पहले पहले में गलती मत करो भाई। हम तो यही जानते हैं कि पहला अटेम्प्ट में गलती मत करो, सोचो ही मत कि पहला अटेम्प्ट है, सोचो यही अटेम्प्ट है। मेरे पास एकमात्र अटेम्प्ट आया हुआ है, ऑप्शन ही नहीं दे रहा आईसीआई। जैसे यूपीएससी में ना नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम था पहले, तो लोग बाग सोच समझ के देता था भाई, अटेम्प्ट चलाएगा तो और मौका नहीं मिलेगा। आईसीआई में कहता है एक रेस्ट्रिक्शन ही आ गया ना, कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट इतना फिक्स्ड है, सबका सब लाइन में सीए बन जाएगा, बता रहा आपको। तो बेस्ट चीज इज, एकदम प्रैक्टिकल बताता हूँ आपको कि क्यों आपको जल्दी बनना चाहिए। बाय द टाइम यू आर 21 अराउंड, आप अगर सीए बन गया, क्योंकि नया कोर्स में फॉलो करोगे आप लोग इंटरमीडिएट में, वो और कम हो जाएगा, सब कुछ मिला के आपको कम हो जाएगा। 21 में सीए बनोगे, इतना ऑब्लिगेशन तो है नहीं लाइफ में 21 में आपका, है ऑब्लिगेशन तो लाइफ में आ ही जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि खुद का ही रह जाएगा ना, क्या डिग्री ले लिया, सब कुछ कर लिया, क्या 3 साल का 2 साल का आर्टिकलशिप कर लोगे आप लोग, तो एक फीलिंग आ जाएगा कि यार अब बड़े हो गए, अब तो घर से नहीं रुपए मांग सकते 21 में। बट ऑब्लिगेशन नहीं कि घर चलाना है, बाई चांस जब टेकन अप अ करियर इन 21 आफ्टर बिकमिंग अ सीए, या आप डिसाइड किया कि आप पढ़ाई भी करोगे आगे जाके, कोई कुछ बोलने वाला नहीं, उल्टा उल्टा आपसे इंस्पायर होगा कि क्या बात है यार, एक डिग्री ले ले, दूसरा डिग्री ले रहा है, बढ़िया लड़का है यार, मजा आ गया, अपने आप को स्किल को एनहांस कर रहे हो आप। ठीक है, अगर आपने 2 साल, सोचो देखो कभी तो 2 साल वेस्ट होता भी नहीं है, बट बाई चांस अगर आपको कुछ जमा नहीं, 2 साल आपने ऐसे ही वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो भी आपके लिए कितना आप रहा, 23 साल के रहे, तब भी इतना कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है। बट जब 26-27 में अगर आप सीए बनोगे, शादी का प्रेशर, सीए का प्रेशर, कमाई का प्रेशर, घर वालों के ऊपर डिपेंडेंसी का प्रेशर, आप ऑप्शंस ले नहीं सकते। यू हैव टू स्टिक इन टू अ जॉब और अ वर्क एरिया, जहां पर आपको लगे कि उपाय नहीं है, पर मेरे से सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है, वहां पे प्रैक्टिकल माइंडेड हो जाओगे
यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंटल हो सकते हो, आपको मन है आप एंटरप्रेन्योर बन जाओ भाई, शार्क टैंक चला जाओ। ठीक है, बात समझ में, यहाँ ये ऑप्शंस है, कुछ भी करने का, आईएएस पढ़ने का पढ़ सकता है। और बताता हूँ ये डिग्री देने के बाद में मैं गारंटी देता हूँ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना खतरनाक बढ़ जाता है ना, कि इतना कुछ देख लेता होता है 4 साल में 3 साल में, कि आप लगता है साला अब तो कुछ भी कर लेगा, एमबी लाहौर है। ये बेस्ट बता रहा हूँ, एक ही चीज का फायदा है, बट इट ऑल बॉइल्स डाउन दैट यू क्लियर योर एग्जाम्स इन वन गो, मानो ना मानो, यही इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज द वन फंडामेंटल रीजन कि हम भी इस फील्ड में पढ़ाने के लिए आए। दिस माइट बी द मोस्ट फंडामेंटल रीजन जो आप लोग के लिए जरूरी है, क्योंकि आपका 6 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 महीना पहले सीए बनोगे, 6 महीना में अगर आप साल भर में 13 लाख का भी जॉब बनाते हो, जो अभी का सीटीसी है, ठीक है, जो अभी पे है, करंट पे है अभी, ठीक है, आप जब लोग सीए बनोगे 4 साल 5 साल में, तो करीब में 18-17 लाख तो होगा। चलो मैं एकदम के लिए सेफ साइड में 15 लाख कर देता, अपन एकदम सेफ साइड में, 15 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 7.5 लाख। हर 6 मंथ्स लूज करने का कितना रुपए जा रहा है? 7.5 लाख। अगर 7.5 लाख कम लगता है 6 महीना के हिसाब से, तब कोई टेंशन नहीं, आराम से अटेम्प्ट लगाओ। और ये आपका कैलिबर के ऊपर है भाई, जिसका रैंक आता है बढ़िया से वन टाइम गो में जाता है, उसका पैकेज 15 लाख भी नहीं होगा, उससे ज्यादा ही होगा आराम से, जो वन टाइम गो में जाता है। बेस्ट चीज क्या है, आपका कंपटीशन गुवाहाटी है ही नहीं, आपका कंपटीशन असम है ही नहीं, आपका कंपटीशन पैन इंडिया है, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट है जो जज कर रहा है कि आप अच्छे हो या नहीं हो। तो योर कंपटीशन इज इंडिया वाइड, इनफैक्ट दुबई उबई भी कंट्रीज है, तो वर्ल्ड वाइड हो गया हल्का हल्का तो। एंड इसका स्कोप धीरे 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 बढ़ रहा है, पहले भी था, अब हल्का हल्का चेंजेस आ रहा है, नया सिलेबस के बाद में और चेंजेस आ जाएगा। तो यू वांट, पीपल वांट कि आप डायनामिक बन जाओ, आप चेंजिंग बन जाओ, तभी आप कमा पाओगे, तभी आप अच्छा कर पाओगे। इसीलिए मैं बताता हूँ आपको, गेट गो। ठीक है, मैं एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ, तजुर्बा से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जब आप इस कोर्स में हो, फिलहाल के लिए जब आपको लगता है कि मेरे पास अभी है कि मेरे को सीए फाउंडेशन क्लियर करने का, अभी है मेरे को इंटरमीडिएट क्लियर करने का, उस समय मल्टीटास्किंग मत करो, बिल्कुल भी मल्टीटास्किंग मत करो। फिलहाल के लिए जब एक बार लगे कि हाथ में चीजें बैलेंस हो गया, सब कुछ हो गया, तब मल्टीटास्किंग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं हो पाता है। ठीक है, जिस अटेम्प्ट में आपका एग्जाम आ रहा है, उसी अटेम्प्ट में क्लियर करना, दैट्स योर फंडामेंटल गोल। और उसके लिए आप तैयार होने चाहिए। और जो मैंने पहले के बातें कहा आपको, क्या कि रेगुलरली आप लोग को स्टडी करना है और रिवाइज एंड समराइज करना है चीजों को, और मजे में पढ़ना है, मजा लेके पढ़ो। देखो 5 साल या 4 साल जो भी आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, उसमें आपको स्लॉटरिंग है ही। कोई ये चिक चिक करेगा, कोई वो चिक चिक करेगा, कोई दूसरा सुना के जाएगा, कोई इतना पढ़ा के जाएगा, कोई 10 घंटा पढ़ा के चला जाएगा, 8 घंटा पढ़ा के चला जाएगा आपको, तो आपका ऐसी जिंदगी। उसके ऊपर अगर आप ये सोचोगे कि यार हम तो सीए कर, हम तो सीए कर, हम तो सीए कर, हम तो सीए कर, कैसी होगा जिंदगी, ऐसे चलेगा, हालत और खराब होगा। उससे बेटर क्या है, कि पता ही है कि हालत तो खराब होना ही है। उससे अच्छा क्या है कि मजा लेके पढ़ लो, खुश होके पढ़ो। गाँव को ये मत बोलो दुखी आत्मा को दिखा के ये सीए जा रहा है। इसलिए रोज एक एक्साइटमेंट होना चाहिए, रोज एक एंजॉयमेंट होना चाहिए कि यार ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मजा आ रहा है पढ़ के, कोई इशू नहीं है, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? तो ये कुछ कुछ चीजें बांध लोगे आप लोग, 120% यूल बिकम अ सीए, आई एम गारंटी यू। ठीक है, क्योंकि जो फॉलो करता है, जो तरीका से करता है, उसको क्लियर होना ही होना है, ये तो गारंटी है। एटलीस्ट जिस हम स्पेस में जिसमें है और जिसमें हम अभी तक पढ़ा रहा है, अभी तक तो यही ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि ऐसा नहीं है कि अपसेट्स नहीं होता है, कभी कभी अपसेट्स होता है, बट वो बहुत रेयर चीज होता है। जिसने 300 प्लस एम किया है और वो पास नहीं हुआ, ऐसा तो होता नहीं है। जिसने बोला कि भाई भगवान के दर से हम खाली पास हो जाए भैया और कुछ नहीं है, वो होता है ऑफ एंड ऑन। किसी को 197 भी मिलता है, किसी को 200 भी मिलता है, वहां होगा किस्मत। अगर आपको किस्मत में डालना है तो डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, किस्मत अपन ध्यान रख लेगा। बड़ा किस्मत में नहीं डालना है तो यही होना चाहिए कि मेरे को 300 प्लस लेकर आना। अगर इंडिया में 350 लाने वाला कोई बच्चा है और वो अगर नॉर्मल इंसान है, वो आइंस्टाइन का बेटा नहीं है, तो आप भी ला सकते हैं। हम तो यही जानते हैं। और अननेसेसरीली हवा क्रिएट किया हुआ है, बहुत ज्यादा। कौन सा कोर्स में मेहनत नहीं है वो बता दो? सारा कोर्स में मेहनत है, बस अलग अलग तरीके से मेहनत है, इसमें भी है। समझ में आया? चलो, जो दो पेपर अपन फोकस करने वाला वो कौन सा है भाई? बिजनेस लॉ, ठीक है, बिजनेस लॉ था। और अपने लिए एक और टॉपिक कौन सा मेन रहेगा आपका? दिस वाज अ पार्ट ऑफ पेपर 2, और ये क्या है, पेपर 4। अब ये आप लोग के लिए बिल्कुल नया है, बिजनेस लॉ। ठीक है, इसमें आप कई सारे वर्ड्स पढ़ोगे। एक वर्ड सुना है कंपनी बोल के?
अपन इस चैप्टर से शुरू करेंगे कंपनी बोल के, कि कंपनी होता क्या है, कैसे होता है। आपने सुना होगा पब्लिक कंपनी बोल के, एक सुना होगा प्राइवेट कंपनी बोल के, एक सुना होगा प्राइवेट कंपनी, एक सुना होगा पब्लिक कंपनी। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। कंपनी को चलाता कौन है, और अगर कंपनी के खिलाफ वो कुछ केस करना है, उस केस पे कंपनी के बिहाफ में फाइट कौन करता है। सोचो, अगर तुमने सोचा कि ना मैं नशीले पदार्थ बेचूंगा, कंपनी का तो एक लिमिटेड लाइबिलिटी होता, सुना है क्या ये वाला वर्ड, और एक सेपरेट लीगल एंटिटी है कि कंपनी अलग है और उसके मालिक अलग है। एग्जाम्पल, रिलायंस ने कुछ गड़बड़ कर दिया, अब मैं शेयर होल्डर हूँ, शेयर होल्डर मतलब मैं मालिक हूँ रे, मैं मालिक हूँ, ठीक है, मैं मालिक हूँ। वो तो क्या, उनको टाइम दिया है मैंने मैनेज करने के लिए, नहीं तो आज का क्लास कैसे लेता। तो बात ये है कि अगर मैं मालिक हूँ और रिलायंस ने कुछ गड़बड़ कर दिया, तो क्या लोग बाग मेरा गला पकड़ने आएगा क्या? किसका पकड़ेगा? रिलायंस का, कि तूने गड़बड़ किया। यानी रिलायंस एक अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और उसके जो मालिक है वो अलग अलग है। ये तो पता ही है आप लोगों को, क्लास 11 12 में भी आप लोगों ने पढ़ा है। बट द पॉइंट इज कि अगर कंपनी ने गड़बड़ कर दिया, सोचो तुमने सोचा कि ये तो बढ़िया काम हो गया, कुछ भी हो जाए किसको पकड़ेगा, कंपनी को पकड़ेगा। क्यूरियोसिटी है, खुरापटी दिमाग तो है ही अपना, लॉ सोच के बोला है कि इंडियंस लोग है भाई, कुछ भी सोच सकता है। तो अब मुझे बताइए, खुरापती दिमाग में ये चला कि काम करता है, नशीले पदार्थों का डील करता है, कभी बाई चांस अगर फंसा भी तो किसको पकड़ के लेके जाए, कंपनी को। कंपनी को बंद कर दो, क्या दिक्कत है। जो चीज आपको एज अ ब्लेसिंग दिया कि कंपनी का अलग है, आपके ऊपर हेडेक नहीं है, वही अगर आपने उसका मिस यूटिलाइजेशन कर लिया, उस केस में क्या होता है, और ये सब बताता कौन है, ठीक है। तो दिस एन एक्ट which tells us about how the company functions or how will the company function, and that act का नाम पता है क्या है? द क्या, 2013, कंपनीज एक्ट 2013। ये एक्ट क्या होता है, लॉ और एक्ट में क्या फर्क होता है, किसी को पता है क्या, क्या होता है लॉ और एक्ट में फर्क? एक लॉ सुना होगा आपने और एक एक्ट सुना होगा आपने, आइडिया है किसी को कि लॉ और एक्ट में फर्क क्या होता है? द पॉइंट इज कि जब अपन लोकसभा राज्यसभा है, वहां पे मेजोरिटी का वोटिंग लेकर अपन एक लॉ पास करता है। उसमें क्या करता है पता है क्या? एक प्रेसिडेंट का एक्सेंट होता है, साइनिंग आता है उसमें। जैसे प्रेसिडेंट साइन कर दिया ना उसको, तो वो लॉ क्या बन जाता है आपका, एक्ट बन जाता है। कभी कभी क्या होता है, एक्ट ना अब ऊपरी ऊपरी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा, एक्ट आपको क्या दे देगा, ऊपरी ऊपरी इन्फॉर्मेशन दे देगा। जैसे आपका जो किताब है उसमें क्या है ना, पूरा बेयर एक्ट डालना पॉसिबल ही नहीं है, ये तो समझ में ही नहीं आएगा। अब अगर एक्ट समझ में नहीं आया, मेरे को कुछ लिखा हुआ एक्ट में क्लियर नहीं, एम्बिगुअस है, इसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट केसेस होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो इस एक्ट में अगर कुछ समझ में नहीं आया या फिर और डिटेलिंग में जाना है, तो वी हैव रूल्स, वी हैव व्हाट, रूल्स, वी हैव द कंपनीज रूल्स, जिसमें आप लोग और एक्सप्लेनेशन में समझ में आ जाएगा कि क्या है कैसे है। समझ में आया? तो अगर कंपनी ने ये गलत फायदा उठा लिया, ये बोला कि हम तो स्मगलिंग करेगा भाई नशीले पदार्थों का, उस केस में अगर कंपनी को पकड़ा गया और इसने बोला कि भैया हमको क्या पता, कंपनी तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी अलग है मैं अलग हूं, मुझे क्या पता, उस केस में क्या लॉ के पास में कुछ पावर है कि कंपनी के खिलाफ कुछ फाइल कर सकता है, आपके खिलाफ कुछ फाइल कर सकता है? इसको समझना पड़ेगा। बात समझ में आया क्या? कंपनी से डील करना है, बोलता है कंपनी से डील करना, कंपनी से डील करना, कंपनी से डील करना है, तो किसी इंसान से डील करना है या बिल्डिंग से डील करोगे आप? बिल्डिंग से डील करोगे जाके। इंसान तो पार्ट नहीं होता, इंसान तो अलग होता है, बिल्डिंग अलग होता है, और बिल्डिंग से अपन बात नहीं कर सकते। तो कंपनी के बिहाफ में बात कौन करेगा? कंपनी को मैनेज तो मैनेजमेंट करता है, मालिक को क्या बोलता है, शेयर होल्डर। तो कंपनी का बोलने वाला, कंपनी क्यों बना है वो कौन बताएगा? किसी ने सुना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन? तो वो कंपनी का किताब है, वो कंपनी का जवानी है, इसके थ्रू हम लोग समझ पाएंगे कि वो कंपनी क्या बोलने की कोशिश कर। भैया एक बात बताइए, अगर कंपनी रजिस्टर हो गया इंडिया में, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कंपनी फर्जी कंपनी है, सही कंपनी है या नहीं है? मेरा सवाल है आपसे, कुछ नहीं, ठीक है। अगर मैंने कंपनी का नाम लिखा आपके सामने, झकास एंड को, क्या ये कंपनी है? झकास एंड कंपनी लिखा है मैंने, तो बोलता है, प्रेरणा बोलता है कि हाँ भैया देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी, तो ये तो कंपनी होगा, करेक्ट। झकास एंड कंपनी लिखा है, ये कंपनी तो होगा ही, नेचुरल सा बात है। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या?
नहीं साहब, पीछे में अगर प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है कंपनी के, या फिर केवल लिमिटेड लिखा हुआ है, सर ये कब होता है कैसे होता है बताऊंगा आराम से। तभी हम लोग क्या मानेंगे, कंपनी मानेंगे। और मुझे को अभी भी लगता है कि किसी ने लिख के चला गया लिमिटेड बोल के, तब भी कैसे वेरीफाई करूं मैं कि कंपनी है या नहीं है। उसके लिए वी हैव अ साइट जिसमें सारे के सारे कंपनीज जो है ना, वो आपको कैसे फॉर्म हुआ, क्या फॉर्म हुआ, क्या रूल्स, सब कुछ इसमें आया था, जो कि है mca.gov.in। एमसीए क्या होता है आपका, किसी को पता है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, इसमें जितना भी कंपनीज है, ठीक है, जैसे डेटा आपको किसी रिपोर्ट निकालना है कोई कंपनी के बारे में, देखो, ठीक है, ये सब वर्ड आपने सीखा होगा, देखो आरओसी लिखा हुआ देख रहे हैं आप लोग, ये सब क्या है सब समझोगे आप लोग आराम से। ठीक है, कंपनी है, एलएलपी का इन्फॉर्मेशन है, कोई सर्विसेज निकालना है, जैसे एग्जांपल आपको कुछ फाइलिंग वगैरह कराना है, कुछ करना है, आपको जानना है कि डायरेक्टर है या नहीं, ये सब कुछ, जो सब कुछ सारे इन्फॉर्मेशन जो है, दैट मींस जब एक बार कंपनी रजिस्टर हो जाता है तो यू कैन फाइंड ऑल डिटेल्स ओवर हियर। तो आप इसे वेरिफिकेशन कर सकते हो कि कंपनी किस लिए फॉर्म किया था, क्या किया था, उसका मेमोरेंडम में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है, सब कुछ इधर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको समझना पड़े तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो तो क्या लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट का जो पीडीएफ है वो भी यहाँ पे मेंशन है। एक एलएलपी एक्ट बोल के है, वो उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सब कुछ लिखा हुआ यहाँ पे है। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट कंपनीज। उसमें कंपनीज में छोटा सा पार्ट है, शुरू के 10 सेक्शंस खाली आपको यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल 470 सेक्शंस है, 470। उसमें से अभी जो नया सिलेबस आ रहा है उसमें आप सिर्फ आपके लिए 10 सेक्शन है कंपनी का, छोटा सा पार्ट है, अराउंड 12 मार्क्स का कंपनीज आता है। ठीक है, आउट ऑफ 60 10 सेक्शन टोटल है। और बाकी आप कहाँ पढ़ते हो, जनरली इंटर और फाइनल में पढ़ते थे, अब मगर वो मर्ज होने वाला है सब कुछ, फाइनल से कंपनी लॉ हटने वाला है, इट इज कमिंग डाउन टू वेयर, इंटर लेवल पे। ठीक है, तो ये है आपका बहुत इंटरेस्टिंग। इसमें डिफिकल्ट क्या है, समझने में सब कुछ बढ़िया लगेगा, आपको मजा आ जाएगा, एग्जांपल्स दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, मजा आ जाएगा, जिंदगी में आनंद मिल जाएगा। बट इसमें स्कोर करना डिफिकल्ट क्यों है, बिकॉज आप लोग फर्स्ट टाइम ये सिलेबस को पढ़ने वाले हो आप लोग। आपको यही करना है कि जैसे जैसे कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, क्योंकि नया फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, जब भी पढ़ोगे आप लोग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरे को लैंग्वेज पकड़ के रखना है। वैसे तो आईसीआई बोलता है कि आपको लैंग्वेज याद करने की कोई दरकार नहीं है, आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, और प्रैक्टिकली स्पीकिंग पूरा का पूरा चीज याद करना भी पॉसिबल नहीं है। बट हमें धीरे धीरे कुछ कुछ वर्ड्स हो गया, कुछ कुछ सेंटेंस हो गया, उसको फ्रेम करना सीखना है, रोज हमें थोड़ा थोड़ा लिखना है, ताकि हमारा लैंग्वेज जो है इंप्रूव हो जाए, क्योंकि आप लोग सीए बनने वाले हो आगे जाके। ठीक है, कहीं ना कहीं यू कैन नॉट बी लाइक जस्ट ऑर्डिनरी लैंग्वेज लिख लिया आपने, या ऑर्डिनरी तरीके से आपने समझा दिया, हल्का हल्का आपको टेक्निकल वर्ड्स, टेक्निकल लैंग्वेज आना चाहिए, ताकि आप एक सुपीरियर दिखो। तो मैं एकदम इंसिस्ट करूंगा कि जब आप लोग हल्का हल्का पढ़ लो, तो आप लोग को रेगुलरली क्वेश्चन सॉल्व करना है, you'll get a question bank also from my end, you'll get a book also from my end, both the books you'll get। तो उसमें आपको ऐसे ही करना है कि भैया आप जो है क्वेश्चंस को लिखो, कोशिश करो, जो क्वेश्चंस दिया हुआ है वो आईसीआई का मटेरियल से दिया हुआ है, वो पढ़ोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, तो उसको कैसे ठीक करोगे आप लोग, तो क्वेश्चंस को आंसर्स में लिखो, वेरीफाई करवाओ कि आंसर लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे हो, क्वेश्चन समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, बिकॉज आपको मैंने समझाया कि कंपनी ये बोलता है, वो बोलता है, ऐसे बोलता है, वैसे बोलता है, बट एग्जाम में ऐसा नहीं पूछता है। कंपनी आपको एग्जाम में केस स्टडी दे देगा एक ठो, और बोलेगा कि इसको एनालाइज करते हुए ये बताओ कि ऐसे होगा या नहीं होगा। समझ में आया? तो आपको समझना पड़ेगा कि जो आप पढ़ने वाले हैं और जो एग्जाम में आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है, इसकी वजह से मेजोरिटी ऑफ द पीपल फेस डिफिकल्टी इन दिस सब्जेक्ट। आप किसी को भी पूछ लेना अपने एसोसिएट्स को। बट अगर आप लोग शुरू से ये कैटेगरी के हैं कि मैंने पढ़ लिया, मैंने रिवाइज किया, मैं क्वेश्चंस में आ गया, तो आपको कोई भी इशू होने वाला नहीं है। तो मैंने कंपनीज के बारे में आपको बताया हल्का हल्का। देन यू हैव कि सोचो एग्जांपल, मैं और दिव्या जो है आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, मैंने बोला मैं तुझे 5,000 रुपया दूंगा अगर तू 300 प्लस लेकर आ गया तो। ठीक है, अगर मैंने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, तो कब भाई ये अगर मैंने नहीं दिया बाई चांस, तो कब ये कोर्ट में चला जा सकता है? कब अपन बोल ले कि ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है अपने बीच में, मैंने वर्बली बोला तब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है क्या? जब उसने हाँ बोला तब मैं मान सकता हूँ क्या? मैंने क्या कंडीशन लगाया तब क्या करूंगा मैं? तो एक सबसे बड़ा एक्ट जो आपके बुक में है वो है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कि कब हम लोग मानेंगे कि दो पार्टी के बीच में क्या बन गया है, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, किसी को डेट पता है, ईयर पता है? 1872। आपको डेट पीछे में याद रखना है। द कंपनीज एक्ट क्या था, 2013। नेक्स्ट क्या था, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870। ये सबसे पुराना 1872, प्री इंडिपेंडेंस है भाई, अलग बुढ़ापा है इसका।
अब क्या था पहले बता, क्या पहला स्टोरी क्या था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सब कुछ था। पार्टनरशिप एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, कंपनी तो खैर बहुत नया कॉन्सेप्ट था तो अलग हो गया। उसके अलावा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कब हम लोग मानेंगे कि सामान बिक गया है, सर्विसेज दे दिया है, वो भी किसके अंदर था आपका? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सब कुछ उसके अंदर था। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इतना बड़ा हो गया कि लोग बाग मैनेज ही करना पॉसिबल नहीं था, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोला सुनो, अब मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है भाई, हम नहीं सक रहे। तो मैंने क्या किया, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वर्ड्स जो है ना, वर्ड्स, उसे कुछ इंस्टेंसेस जो है वो पार्टनरशिप एक्ट में भी दिया हुआ रहेगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी दिया हुआ रहेगा, क्योंकि है ना वो सब एक्ट किससे आया है? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही आया, तो जन्म वहीं से आया है। तो वो कुछ कुछ वर्ड्स जो उसका बेस चाहिए वहां पे, उसके बिना समझ ही नहीं पाओगे चीजों को। एंड पार्टनरशिप एक्ट तो मेरे हिसाब से आप लोग ने 12वीं कक्षा में पूरा अकाउंट्स पढ़ा है पार्टनरशिप के ऊपर। मेरे हिसाब से पार्टनरशिप एक्ट का तो एक्ट पता है आप लोगों को क्या है? द पार्टनरशिप एक्ट 1930। द पार्टनरशिप एक्ट व्हाट 1930। उसमें अलग अलग सेक्शंस जो है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को क्योंकि इतना बड़ा है ना, तो जो शुरू करेंगे ना तो जीवन खत्म नहीं होगा ऐसा लगता है। तो अपन क्या करेंगे, वी हैव अ टोटल ऑफ 6 यूनिट्स इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अपन पहला 3 यूनिट कर लेंगे और फिर ब्रेक ले लेंगे जीवन में, क्योंकि जो शुरू शुरू का बेस नॉलेज है वो पहला 3 यूनिट में आपको मिल जाएगा। फिर अपन दूसरा दूसरा यूनिट में फ्लोट कर लेंगे, जैसे एग्जांपल पार्टनरशिप खत्म कर दिया अपन ने, इस तरीके से खत्म कर दिया अपन, और उसके बाद वापस से आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपका सिलेबस जो है डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। देन वी हैव द पार्टनरशिप एक्ट, कि दो पार्टनर्स लोग किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे, किस तरीके से एक्ट बनेगा, क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ेंगे आराम से। ठीक है। देन वी हैव द एलएलपी एक्ट, सुना है कि एकदम नया, एकदम ताजा ताजा गरम गरम एक्ट है ये, एलएलपी एक्ट सुना है क्या? एलएलपी एक्ट 2008 सुना है क्या आप लोग ने ये वाला? क्या है फुल फॉर्म? द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है। इसमें क्या है साहब, इसमें ना एक हाइब्रिड है। क्या हुआ, कंपनीज एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट, इन दोनों का जब विवाह हुआ ना, जिन दोनों का विवाह हुआ तब क्या बना, आपका बच्चा का नाम क्या हुआ? एलएलपी एक्ट। क्या है, कंपनीज में जब आप पढ़ोगे ना तो रजिस्ट्रेशन करते वक्त ना बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बहुत हेडेक है रे। मतलब कंपनी चलाना इंडिया में मजाक नहीं है, इतना नोटिस, इतना कंडीशंस, इतना फाइलिंग, ये वो है ना, इतना अपना धन तो बढ़ता है, अपना बिजनेस बढ़ता है। ठीक है, तो अपने लिए तो बढ़िया, जितना कॉम्प्लिकेटेड हो उतना ही अच्छा, सीए का और काम बढ़ेगा। बट जो नॉर्मल नॉर्मल पीपल है हु आर हैविंग कंपनीज, उनका इसमें तो दिमाग खराब हो गया। दे हैव टू हायर प्रोफेशनल्स लाइक अस एंड वी डोंट कम इजी। अपने सस्ता में तो काम करने वाला है नहीं, तो अपने लिए बहुत हेडेक है, क्या करें? पार्टनरशिप एक्ट सबसे सस्ता है, सबसे इजी है। ओब्वियसली सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे इजी है, पर उसके एकदम नेक्स्ट में बोलो तो कौन सा है? पार्टनरशिप एक्ट। मतलब रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हुआ तब भी चलेगा, और उसमें क्या, लाइबिलिटी जो लाइबिलिटी वो अनलिमिटेड है, सुना ना आपने? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब तूने कुछ गड़बड़ किया उसको भी भुगतना पड़ेगा। तेरा 5 लाख रुपए बाकी है तो गांव इससे भी पैसा लेके सकता है। ये केस तो दिक्कत वाला चीज हो गया। अब वो टेंशन रहेगा हमेशा कि दूसरा वाला पार्टनर सही है या नहीं है, पार्टनर ने कुछ गड़बड़ कर दिया तो मेरा भी गड़बड़ हो जाएगा, टेंशन वाली बात है। तो ऐसा क्या करे कि मेरी लाइबिलिटी भी लिमिटेड हो और कंपनी वाला चकचक भी नहीं हो और पार्टनरशिप का फायदा भी मिल जाए। तो दोनों जन ने सोचा कि तुम शादी कर लेते हैं अपन। शादी के जो बच्चा का नाम है वो क्या है? एलएलपी एक्ट 2008। तो पैदा कब हुआ था? 2008। समझ में आया क्या? इट इज एन हाइब्रिड। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोग, दे कैन नॉट फॉर्म अ कंपनी, बट दे कैन फॉर्म अ एलएलपी। आज समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल, यहाँ तक क्लियर है एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है। तो ये अभी एलएलपी एक्ट, मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में हल्का हल्का बताया, उसके बारे में तो अपन लेट लेट के पढ़ेंगे कब, कब जो है। ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, एक एग्जाम्पल, ये एक गुलाब लेके गया एक जिनके पास में, बोला कि अजी सुनते हैं क्या? ठीक है, हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक तो इक्विटी का हम दे रहे हैं जीवन में, क्या आप हमारा इक्विटी को एक्सेप्ट करेंगे? जैसे फूल दे के पकड़ा, उसने शर्मा के फूल ले लिया, मतलब उसने एक्सेंट अपना दे दिया, शर्मा के वो फूल लेके चली गई, मतलब एक्सेंट मिल गया। उस केस में क्या एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया? अब बाई चांस अगर वो किसी और के साथ चली गई तो तुम क्या सू कर पाएगा 2 बार? तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट में अपन पढ़े। ठीक है। कंपनीज एक्ट के बारे में मैंने बता दिया आपको हल्का हल्का कि कैसे फॉर्म होगा, क्या होगा। एलएलपी एक्ट मैंने बताया दिया, एकदम अपने आप में इंडिपेंडेंट है। इससे अराउंड 5 से 6 मार्क का सवाल बनता है, तो आपको ओवर इमोशनल भी नहीं होना है कि भाई साहब एलएलपी एक्ट तो इतना बड़ा, पहले क्या सिंपल था, 10 क्वेश्चन था, एलएलपी एक्ट खत्म कहानी। क्या इसको बोला कि इतना हजम हजम नहीं हुआ?
तो इतना इजी कैसे कर दे हम लोग, आईसीआई बोला, तो इसके ऊपर और डाल दिया। तो ये 5-6 मार्क का सवाल पूछता है, एक सवाल आता है मेनली एलएलपी एक्ट के ऊपर, और उसके ऊपर क्या करता है ना, इतना बड़ा एक्ट कर दिया। तो वी हैव टू बी लेस इमोशनल एंड स्टडी वेरी प्रैक्टिकली। पार्टनरशिप एक्ट है, मैं बोलूंगा पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, ठीक है। ये दोनों ऐसे टॉपिक्स है जिसमें आपको फुल मार्क्स लेके आने का ट्राई करना है, क्योंकि इतने बड़े एक्ट्स भी नहीं है, सिंपल एक्ट्स है, क्वेश्चंस भी आप लोग आराम से कर पाओगे, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट आपका होता है, पर उसमें क्या इतना पुराना एक्ट है ना, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए हैं चीजों को लेकर, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, कैलकुलेटिव होना पड़ेगा, तब आपका 60 प्लस आने का चांसेस बहुत हाई रहेगा व्हेन इट कम्स टू बिजनेस लॉस, ठीक है। दिस वाज द केस ऑफ बिजनेस लॉस, जहां पे कई सारे केस स्टडीज है, कई सारी चीजें हैं। सोचो बाई चांस अगर क्या हो गया, इसका इसके पति के साथ में लड़ाई हो गया, और ये बोलता है आपका तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आपको तो पैसे देना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर करेगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है भाई सुनो, ये तुम लोगों को जो मियाँ बीवी का राज बात है ना, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है भाई, इसमें अपने को लेके आना दरकार नहीं है। तो ऐसे कौन सी चीज है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना बड़ा है ना कि अपने को समझ में ही नहीं आता कि कौन सा डाले कौन सा नहीं डाले, क्लैरिफिकेशन जरूरी है। समझ में आया आपको चीजें, बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। की बात यहाँ तक, कोई इशू कोई भी दिक्कत बताओ, ठीक है। तो दिस वाज अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट वी विल स्टडी इन व्हाट द बिजनेस लॉज वाला पार्ट। बीसीआर इज अबाउट रिपोर्ट राइटिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, जो आपने इंग्लिश में ऑलरेडी पढ़ा है, उसका हल्का सा और थोड़ा पॉलिश्ड वर्जन जो है आप लोग पढ़ने वाले। कमिंग बैक टू पेपर नंबर 4, ठीक है, जो कि क्या रहेगा आपका, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। अगर आपने क्लास 11 में, जो कि मुझे श्योरिटी है कि आपने पढ़ा होगा हल्का हल्का, पढ़ा था क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ग्रेटर वर्जन कहाँ पे रहेगा आपका, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ग्रेटर वर्जन है आपका इसमें, ठीक है। इसको हल्का सा और पढ़ लेंगे, थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, जिसका माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ उसको ये वाला पार्ट करने में बहुत आसानी होगा। एंड पीपल हैव स्टडीड माइक्रो इकोनॉमिक्स मेरे वाले पोर्शन से ही, ठीक है, तो आपको और आसानी हो जाएगा। इसमें टास्क क्या है, देखो इसमें यही चीज है कि कॉन्सेप्ट पढ़ने में ओ हो अलग मजा आता है जीवन में, और लगेगा भी यार यू एट होम। बट मुद्दा यह है इसमें जो मेन टास्क इज टू सॉल्व अ लॉट ऑफ एमसीक्यूज, ठीक है। क्लास क्लास में अपन 1000 एमसीक्यूज कर लेंगे, एंड बाय डिफॉल्ट आप लोग 1000-2000 एमसीक्यूज कर लोगे। तरीका क्या है, देखो एकदम सिंपल सा बात है। हर बार कैसे मार्क्स होता है इसमें, इतने एमसीक्यूज कर लो, इतने कॉन्सेप्ट्स कर लो कि अपने आप में कोई ना कोई क्वेश्चन तो कॉमन ही गिर जाएगा। कहाँ से ढूंढ लेगा, मतलब आपको ये होना चाहिए कि आईसीआई को नया क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, और नया कॉन्सेप्ट के साथ में बनाना पड़ेगा, तभी जाके मेरा इसमें गलती हो जाएगा। इसमें अपन क्या करते हैं पता है, हमको टेंशन ये नहीं कि आप लोग कैसे करोगे क्या करोगे, कॉन्सेप्ट में दिक्कत है क्या है। इसमें मेन स्ट्रेस यही है कि आप जो है ना, इसमें कौन सा मिस्टेक करोगे पता है क्या, सिली मिस्टेक सर हम पॉसिबल ही नहीं। अरे भाई देखो कैसे बताया क्या, विच द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, नॉट पढ़ना भूल गया, समझ में आया क्या। तो इस टाइप का बेसिक क्वेश्चन आप लोग भी गलती करोगे, टेंशन वाली बात नहीं, बट ये करते 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 जितना आपने गलती किया उसको मार्क करते रहोगे, मार्क करते रहोगे, मार्क करते रहोगे, आराम से काम हो जाएगा आपका। अब अगर मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का बात करूं, पहला चैप्टर इज जस्ट अबाउट इंट्रोडक्शन, कि बिजनेस इकोनॉमिक्स आया कैसे। स्मिथ बाबू का नाम सुना है, स्मिथ, स्टीव स्मिथ, स्टीव सुना ना, बैटिंग से स्टीव स्मिथ, उसका परदादा टाइप्स, एडम स्मिथ का नाम सुना है कभी, जैसे कोई रिलेशन है नहीं, ऐसे बता रहे याद कराने के लिए, एडम स्मिथ बोल के। एडम स्मिथ जो है, उन्होंने अपना किताब बताया कि इकोनॉमिक्स अलग से पढ़ना चाहिए हम लोग को, बहुत जरूरी है इकोनॉमी में, क्योंकि देश में रिसोर्सेज जो है बहुत लिमिटेड है, और चॉइसेस क्या है बहुत ज्यादा है। तो उन चॉइसेस को कैसे कवर करें, वो किसमें पढ़ता है अपन, बिजनेस इकोनॉमिक्स में, ठीक है। उसके अलावा याद है वो डिमांड डिमांड पढ़ा था, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम डिमांड, ये सब पढ़ा था याद है, सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सारे चैप्टर्स। तो ये देख के ना ऐसा लगेगा तो अपना घर का बात है, इसमें कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है, ठीक है। बस आराम क्या है आपको कि याद कुछ नहीं करना है, इसके समझना है एमसीक्यू, ठीक है। उसके अलावा सुना है कि आप लोगों ने एक चैप्टर कॉस्ट प्रोडक्शन सुना है क्या आप लोग, और लास्ट चैप्टर जो है, मतलब लास्ट सेकंड चैप्टर बोलता था मार्केट, सुना मार्केट्स, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, वो सब पार्ट्स मार्केट्स वाला पार्ट। और लास्ट चैप्टर जो है, फिफ्थ चैप्टर इज अबाउट बिजनेस साइकिल्स, कि बोलता है जिंदगी के साथ भी ऐसे, जिंदगी हमेशा उतार चढ़ाव से चलता रहता है ना, कभी जिंदगी में ऊपर चलता है, कभी नीचे जाता है, कभी हालत खराब होता है, कभी अच्छा होता है। उतार चढ़ाव को सॉल्व करने को क्या बोलता है अपन, बिजनेस साइकिल्स। और बिजनेस साइकिल्स अल्टीमेटली, सॉरी बोलते हैं लाइफ साइकिल्स, और अल्टीमेटली ये बिजनेस भी क्या होता है, बिजनेस में भी क्या होता है, उतार चढ़ाव चलते रहता है,
कभी नीचे हो गया, कभी हालत खराब हो गया, कभी बढ़ गया, कभी वापस नीचे नीचे गिर गया। इस फॉर्म ऑफ एनालिसिस को क्या बोलते हैं अपन? बिजनेस साइकिल्स। ये चैप्टर्स है, ठीक है। बीसीके जो है, बीसीके वो बहुत सिमिलर है टू व्हाट, तो बिजनेस स्टडीज वाला पार्ट। कुछ चैप्टर्स जो है बिजनेस स्टडीज से हूबहू कॉपी पेस्ट है, सेम। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। चैप्टर 3 में ना, चैप्टर 3 में, पीसीए के चैप्टर नंबर 3 में देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज का डिटेल्स, उसका मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपके साथ। इनफैक्ट बीसीके के सारे रिकॉर्डिंग्स जो है ना, मेरे किए हुए हैं, ठीक है, जिसको मैं पहले ही प्रायर नोटिस में ऐप में डाल दूंगा। भाई जब लगता है कि प्रेशर अभी कम है, तो बीसीए को फट 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 खत्म कर दो साइड साइड में, क्या दिक्कत है? आपका बिल्कुल कंफर्ट वाला चैप्टर है, उसमें नंबर ऑफ एमसीक्यू दुनिया भर का सॉल्व करते रहो। एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसके बाद मैं एमसीक्यू सॉल्व करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। और इसको मैंने इतना कंसाइज तरीके से किया है, अराउंड 14 से 17 आवर्स में पूरा का पूरा बेसिक है। तो अगर एक बार भी नहीं समझ में आया तो उसकी पॉसिबल ही नहीं है, समझ में तो एक बार में ही आ जाएगा। तो आप उसको मल्टीपल बार देख सकते हो। तो ये चीज तो अपन इनिशिएट अभी से कर देगा कि आप लोग अपना टाइम को वेस्ट ना करो बिल्कुल भी। समझ में आया? इसमें अपने को 40 में से मैं आपको बताता हूँ 35 प्लस लाना है। अरे भैया इतना अंडर ऑप्टिमिस्टिक क्यों हो रहा है? 40 में 40 लेकर आएंगे, अरे लाना पॉसिबल है। बट मुश्किल क्या होता है? चैप्टर नंबर 3 में अलग अलग कंपनीज के अलग अलग सीईओ कौन है, टर्नओवर कौन है, कब फॉर्म और सब कुछ दिया हुआ है। अभी से पढ़ोगे तो याद हो जाएगा कुछ कुछ। एग्जाम के पहले अगर सबको याद करने की कोशिश करेगा, पॉसिबल है क्या? नहीं। तो कभी कभार एक दो मार्क का इधर उधर गलती हो जाता है उस वाला पार्ट में। बट 35 प्लस लाना बीसीके में बहुत आसान है, क्योंकि प्राय सारे चैप्टर्स आप लोगों को आराम से हो जाएगा। ये थर्ड चैप्टर, इसके बाद चैप्टर नंबर 6 इज अबाउट टर्म्स। वो टर्म्स भी है, और वो टर्म्स में भी एक भी गलती नहीं करना है आपने को। तो बीसीके वाला क्वेश्चन देख के इजी लग रहा है, और इकोनॉमिक्स वाला पार्ट देख के लग रहा है कि ये वाला पार्ट तो आता है। तो इस पेपर में 60 के ऊपर लाना डिफिकल्ट है क्या, बताओ मैं के लिए? 60 के 70 के ऊपर, और एक सब्जेक्ट में अगर आपका 60 70 के ऊपर आ जाए, तो बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा सा अगर चलेगा। एंड लॉ अपने आप में इंटरेस्टिंग है। द ओनली थिंग दैट आई गिवन यू एज अ हैक इज दैट एवरी डे, जब आप लोग शुरू शुरू में पढ़ लोगे हल्का हल्का, एवरी डे यू हैव टू सॉल्व अ क्वेश्चन, यू हैव टू राइट अ क्वेश्चन, ताकि आपका लैंग्वेज बढ़ जाए। और लैंग्वेज बढ़ गया, सोचो ना एक बार के लिए सोचो। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को 4 महीने बाद एग्जाम है, सोचो एग्जाम्पल 4 मंथ्स में हाउ मेनी डेज वी हैव? 120 डेज। ठीक है, अगर मैंने दिन का 3 क्वेश्चंस भी लिखा, 3 क्वेश्चंस कितना बन रहा है? इतना क्वेश्चंस तो होगा भी नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो ऑटोमेटिकली आप मुझे बताएं उसके बाद फेल होने का कोई चांस है क्या? यही जो मेरा था ना, तो प्लानिंग 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 प्लानिंग, यही अल्टीमेटली प्लान है। स्मार्टली करेगा ना, आराम से निकलेगा, ठीक है। और मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि इसमें पास परसेंटेज काफी कम रहता है ना, तो सबका अपना यूनिक प्रोपोजिशन होता है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको एक्स वाई जेड मेथड बता दिया आपको, विच वर्क्स फॉर एवरीबॉडी। सबका अलग अलग तरीका है। अरे पढ़ने का स्टाइल भी अलग अलग है, कोई बोल बोल के पढ़ेगा, कोई चुपचाप पढ़ेगा, कोई लिख लिख के पढ़ेगा, सबका अलग अलग स्टाइल है। सबका पास करने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। इसलिए आपको अपना यूनिक स्ट्रेटेजी बनाना है, अपना यूनिक तरीके से पढ़ना है इस वाला पार्ट। समझ में आया? ठीक है। तो ये था पेपर 2 एंड पेपर 4 के बारे में एक बेसिक ब्रीफिंग, कि अपन क्या पढ़ने वाले हैं आगे वाले जर्नी में। अब कॉन्फिडेंस वाला पार्ट आ रहा है। अकाउंट्स वाला पार्ट जो है उसमें को प्रैक्टिस है वाला पार्ट है, ठीक है। कि उसमें जो चैप्टर्स अपन पढ़ा हुआ है, जैसे बीआरएस पढ़ा हुआ है, कुछ पढ़ा हुआ है ना, बीआरएस पढ़ा हुआ है, डेप्रिसिएशन पढ़ा हुआ है, आपका जनरल एंट्रीज पढ़ा हुआ है, ये सब पढ़ा हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा हुआ है, कंपनीज पढ़ा हुआ है, ये सारे कुछ चैप्टर्स वापस है। एंड विद अलॉन्ग विद अ फ्यू मोर चैप्टर्स, जैसे इन्वेंट्री इन्वेंट्री सब पढ़ना है आप लोग को, जो नया चैप्टर्स रहेगा आप लोग के। प्रैक्टिकल आता है मेनली, थ्योरी भी हल्का हल्का आता है, बट इट इज मेनली ऑन द प्रैक्टिकल साइड। ज्यादातर प्रैक्टिकल आता है। जैसे एग्जाम्पल आपको ये एक साइट देख लो आप लोग, जिसको आप लोग को हमेशा रेफर करना चाहिए, जो आप लोग का जन्म जन्म हो जाना चाहिए, जो है ICI.org। ये आप लोग का मतलब होता है ना, करता धरता है साइट। इसमें आपको जो ढूंढना है आप ढूंढ सकते हो। स्टूडेंट्स टैब में चला गया अपन, BOS नॉलेज पोर्टल, ठीक है। उसके बाद आप इसमें क्लिक करके आपका भी नया साइट बन गया है बोल के आपको ऐसे करना है। यहाँ आप गए, आपने अपना कोर्स सेलेक्ट किया, एग्जाम्पल आपने स्टडी मटेरियल में क्लिक किया, ठीक है। फाउंडेशन में क्लिक किया आपने, इस पे जितना भी आपका टॉपिक्स है, सारे बुक्स जो आपने, कोई फिजिकल बुक्स मिला ना, बाई चांस अगर तुमको फिजिकल बुक्स नहीं मिला, सारे के सारे सॉफ्ट कॉपीज यहाँ पे अवेलेबल है, एवरीथिंग। चैप्टर का नाम देख लो क्या क्या लिखा हुआ है। पहला अकाउंटिंग होता है क्या, प्रिंसिपल सुना आप लोगों ने? टर्म्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये नया सीखोगे। कंटिजेंट एसेट्स एंड कंटिजेंट लायबिलिटीज, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज, डिफरेंट डिसिप्लिन्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, BRS, इन्वेंटरीज नया सीखोगे आप लोग, डेप्रिसिएशन,
बिल्स ऑफ एक्सचेंज सोगा, सेल्स ऑफ गुड आइटम, ये भी नया सीखोगे आप लोग। कंसाइनमेंट ये नया सीखोगे, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, ये सब नया सुनोगे आप लोग। फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ये आपको बेसिकली फाइनल अकाउंट्स हो गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पार्टनरशिप, गुडविल, न्यू पार्टनर, डेथ, कंपनी सेटअप, री इशू, इशू ऑफ डिबेंचर्स वाला पार्ट। तो 90% जो सिलेबस है, 80% तो मान लो कि आपका पढ़ा हुआ सिलेबस है। ठीक है, आपका ग्रंथ बंद सब कुछ यही है। आप कोई भी चैप्टर को पकड़ो, जैसे बीआरएस आपने पकड़ लिया, बीआरएस में प्रॉपर स्टेटमेंट सब कुछ दिया हुआ है, देखो यहाँ पे बीआरएस होता क्या है, कैसे है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसके अलावा जितने एग्जांपल्स है आपके सब दिए हुए हैं यहाँ पर, कि डिफरेंस क्यों क्रिएट होता है, कैसे होता है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और अगर आपको ये जानना है कि भैया पेपर कैसे आता है भाई ये बताओ, तो वो भी जानना सकता है आराम से। प्रीवियस से क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको? ये देखो, प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर पर क्लिक किया आपने, फाउंडेशन लेवल पे गया, तो यहाँ पे जितने भी आपके अकाउंट्स के पेपर है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा, मई 18 से लेकर दिसंबर 2022 तक। ठीक है, कोई भी रैंडम पेपर को जब आप पेपर करोगे तो सारे पेपर ऐसे ही पेपर आता है, देख लो। ठीक है, इस तरह का पेपर आता है आपका। पहला क्वेश्चन जो है वो जनरली ट्रू फॉल्स के साथ में क्वेश्चन आया, जैसे इसमें आया, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जानते हैं क्या? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, ये सब आप लोग क्लास 11 में पढ़े थे। ठीक है, पीरियड के हिसाब से, अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से होता है आपका। इसमें आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, देखो ये वाला, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाला पार्ट। ठीक है, स्टॉक का वैल्यू निकालना पड़ता है इस सब में, ये देखो बीआरएस का क्वेश्चन दिख रहा है, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। ठीक है, चलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। सजेस्टेड आंसर्स जो है ना, एग्जांपल आपने आंसर दे दिया, उसके अलावा आपको जानना है कि आईसीआई क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, तो सजेस्टेड आंसर पे जाके अपन ये वाला पार्ट भी दे सकते हैं आराम से, कि आपको क्या क्वेश्चंस था और कैसा आंसर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जो आईसीआई आपको दे। तो यू कैन गेट एवरीथिंग ओवर हियर, इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है ऐसा। समझ में आया? क्लियर है? तो ये आपको मतलब अल्टीमेटली दिस इज अ साइट विच विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, हर अटेम्प्ट के पहले रिवीजन टेस्ट पेपर्स निकालता है आईसीआई, जिसमें हर एक टाइप जो चैप्टर होता है ना उसके ऊपर क्वेश्चंस डाला हुआ रहता है, देखो हर चैप्टर के ऊपर जनरल एंट्रीज के ऊपर क्वेश्चंस डाला हुआ है। ये हर अटेम्प्ट के पहले निकालता है आईसीआई। कैश बुक हो गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हो गया, प्राय सबका जो बुक्स होता है ना जो बनते हैं, कि भाई अपना मॉड्यूल्स हो गया, सब में प्राय ऐसे ही होता है, प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चंस आए थे ना वो डाल देते हैं, आईसीआई के मॉड्यूल डाल देते हैं, उसके अलावा कोई अपना सेल्फ जनरेटेड क्वेश्चंस बहुत कम ही निकालता है लोग। एवरीबडी फॉलोज दिस ऑल्सो, प्राय लोगों का बुक वगैरह सब कुछ जो है आईसीआई के ऊपर ही होता है, यही ग्रंथ है, इसी के ऊपर क्या करेंगे भाई कि 10 साल पुराना जो भी क्वेश्चन था, 2016-17 से जो भी क्वेश्चन आ रहा है, 15 के क्वेश्चन जो भी आ रहा है, वहां से सारे क्वेश्चन पेपर्स ले लिए, क्वेश्चंस डाल दिए, आपने सॉल्व कर दिया, आपको कॉन्फिडेंस आ गया। समझ में आया? तो आपके लिए ये सब चीज बहुत काम का है, जैसे बिजनेस लॉस का भी, जैसे आपको लिखना है, आपको जानने का है कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है, जैसे इसमें ना अमेंडमेंट्स भी रहता है, हमेशा लॉ में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स आता है ना, उसके बारे में भी यहाँ दिया हुआ है सब कुछ, उसके अलावा जितने जितने टाइप्स है क्वेश्चंस के वो सब कुछ दिए हुए हैं यहाँ पे। जैसे देखो ये क्वेश्चन मैंने आंसर दिया हुआ है, स्टेट, इसमें क्या क्या आंसर आएगा सब कुछ आपका दिया हुआ है, एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्या क्या करना पड़ता है कैसे नहीं करना पड़ता, ये सब। ठीक है, इस तरीके से सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, ऑब्वियसली शुरू के जो कुछ 5-6 पार्ट्स है आपके, उसमें ज्यादा काम आता है आपका ये सब टॉपिक्स। ठीक है, तो ये साइड ऐसा है जो आपके लिए एनी टाइम गो वाला चीज है। उसके अलावा पेपर्स वगैरह आपको और मिल जाता है, जैसे इसमें ना पुराने पेपर्स जो है ऑफ इकोनॉमिक्स वगैरह दिया नहीं रहता, क्योंकि आपको पेपर्स लाना नहीं देता है, यू हैव टू गिव द पेपर्स ओवर देयर एंड सबमिट द पेपर्स ओवर देयर, आपको पेपर नहीं मिलता है। बट आपको थोड़ा बहुत साइट वगैरह में ढूंढोगे तो आपको पुराने पेपर्स मिल जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब आपको जानना है। इफ यू एनरोल्ड विद द कोर्स, यू शुड नो अबाउट द कोर्स। ठीक है, यस इट इज टाइम कंज्यूमिंग, यस इट हैज थिंग्स टू स्टडी फॉर, बट द पॉइंट इज कि अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो सच मामले में विल बिकम एक्सीलेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ठीक है, चलेगा, हल्का हल्का आइडिया हुआ सिलेबस के बारे में। मैंने आपको केवल मैथमेटिक्स के बारे में गाइड नहीं किया क्योंकि उसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। ठीक है, उसके अलावा बाकी तीन सब्जेक्ट्स जो थे उसमें मैंने आपको गाइड कर दिया, मैथमेटिक्स में जब भी आपके लेंगे वो आपको हल्का सा बताएंगे कैसे है क्या है, बट
उसमें भी एमसीक्यूज है, एंड इफ यू हैव अ ग्रिप ओवर दैट तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग उसमें भी अच्छा करोगे। ठीक है, चलेगा।